तो दोस्तों आज हो गया 9 जनवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नए कृषि कानूनों पर कायम गतिरोध के बीच शुक्रवार को हुई केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। अब 9वें दौर की बैठक 15 जनवरी को होगी। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि अगर किसान संगठन बिल वापसी के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक प्रस्ताव देते हैं तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कल किसान संगठनों के साथ तीनों कृषि कानूनों पर गहन चर्चा हुई, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकल सका। सरकार की तरफ से कहा गया है कि कानूनों को वापस लेने के अलावा कोई विकल्प दिया जाए, परंतु कोई विकल्प नहीं मिला। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार ने बार बार कहा है कि किसान संगठन अगर कानून वापस लेने के अलावा कोई विकल्प देंगे तो हम बात करने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि विरोध कर रहे लोगों का मानना है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन देश में बहुत से लोग इन कानूनों के पक्ष में हैं। क्या आपको लगता है कि बहुत सारे लोग इस कानून के पक्ष में हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। आज की दूसरी बड़ी खबर, एयर इंडिया की महिला पायलट रचेगी इतिहास, दुनिया के सबसे लंबे हवाई रूट पर उड़ाएगी विमान। जी आपको बता दें कि एयर इंडिया महिला पायलटों की एक टीम दुनिया के सबसे लंबे हवाई रूट पर विमान उड़ाते हुए नॉर्थ पोल को फतह करने जा रही है। जी आपको बता दें कि महिला पायलटों की यह टीम सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के बीच 16,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 9 जनवरी को यह कारनामा करेगी। आपको बता दें कि एयर इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि नॉर्थ पोल से विमान उड़ाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है और एयरलाइंस कंपनियां इस रूट पर अपने सबसे अच्छे और अनुभवी पायलट्स को भेजती है। इस बार एयर इंडिया ने यह जिम्मेदारी एक महिला कैप्टन को दी है, जो विमान को पोलर रूट होते हुए सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु लाएंगी। आपको बता दें कि एयर इंडिया की कैप्टन जोया अग्रवाल उड़ान की कमान संभालेगी और उनकी टीम भी 9 जनवरी को इतिहास रचने के लिए बेहद उत्साहित है। आज की तीसरी बड़ी खबर, देश भर में फैली बर्ड फ्लू की दहशत के बाद दिल्ली एनसीआर में भी इसके दस्तक देने की आशंका बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली की मयूर विहार फेज 3 स्थित सेंट्रल पार्क में 100 से अधिक कौवे मरे हुए पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार मामला संज्ञान में आते ही दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों की एक टीम बनाकर इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि यह कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि बीते कुछ दिनों में इन कौवों की मौत हुई है। आपको बता दें कि पशुपालन विभाग का कहना है कि बर्ड फ्लू के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। संभव है कि अधिक ठंड के कारण इन कौवों की मौत हुई हो। मृत कौवों की जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो सकेगी। लेकिन जिस प्रकार देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है, उसके बाद दिल्ली में संदिग्ध हालत में कौवों की मौत चिंता का विषय है। आज की चौथी बड़ी खबर, नए साल में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहली बार पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि बिहार में एनडीए की सरकार गिरेगी, हम फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 16 साल से जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, वो बिहार के लिए अभिशाप है। बिहार सबसे नौजवान प्रदेश है और इस एनडीए की सरकार ने बिहार के युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि यह जनादेश की चोरी करके सत्ता में आए हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में 16 साल की नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, ये बिहार के लिए पूरी तरह से अभिशाप बनकर रह गई है। छात्र, किसान, मजदूर, जीविका दीदी, सरकारी कर्मचारी सभी लोग नीतीश सरकार से त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में पूरे गांव में भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। यह सरकार सत्ता की लोभी है और सत्ता के लोभ में बिहार को बर्बाद कर दिया है। आज की पांचवी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कमर कस ली है। हालांकि प्रदेश के उलेमाओं ने असदुद्दीन ओवैसी के इस फैसले पर खुशी नहीं जताई है। असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश और बिहार में मुस्लिम वोट बैंक को बांटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे थे। इसे ध्यान में रखते हुए बंगाल में जमात उलमा ने ओवैसी की आलोचना करते हुए कहा है कि बंगाल में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि उलेमाओं ने एआईएमआईएम पर मुस्लिम वोटों को बांटने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बंगाल के मतदाता एआईएमआईएम को स्वीकार नहीं करेंगे। टीएमसी सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा है कि बंगाल की राजनीति में एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी की कोई जगह नहीं है। वहीं अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल चुनाव में हिस्सा लेने पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि एआईएमआईएम का केवल मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से जीत पाना मुश्किल है। वहीं बंगाल इमाम एसोसिएशन ने भी ऐलान किया है कि प्रदेश में सांप्रदायिक राजनीति करने वाले की कोई जगह नहीं है। उन्होंने बिना नाम लिए ही बीजेपी और एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुए कहा था कि हैदराबाद और गुजरात के कुछ नेता सांप्रदायिक आधार पर बंगाल की आबादी को विभाजित करने के लिए आ रहे हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आज की छठी बड़ी खबर पे इस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने अमेरिका में हुए घटना को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी जी के दोस्त और आइडियोलॉजिकल नेता जिनके लिए प्रचार प्रसार श्री प्रधानमंत्री जी ने किया था, उनके समर्थकों ने अमेरिका की पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया राष्ट्रवाद का नारा लगाते हुए, देशभक्ति का नारा लगाते हुए। और अफसोस तो ये कि उसमें एक तिरंगा झंडा भी था। जो फोटोज आए उसमें एक तिरंगा झंडा भी था, कौन था नहीं मालूम। उसी तरीके से पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद के नाम पर एक ऐसे गुंडों की फौज में कहें कि तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, और यह इतिहास रहा है जो सिस्टम पर कब्जा कर ले। यह बहुत ही निंदनीय है। जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाला अमेरिका बहुत बोना पड़ गया उन राष्ट्रवाद के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले गुंडों के सामने, बहुत छोटा पड़ गया। उसी तरीके से एडोल्फ हिटलर ने राष्ट्रवाद के नाम पर पूरी जनता को गुमराह किया था, पूरी जनता को डाइवर्ट किया था और गैस चैंबर में लोगों की हत्या करवाई थी। नाम दिया था राष्ट्रवाद का, नाम दिया था देशभक्ति का। यहां ऐसे चढ़ गए पार्लियामेंट के ऊपर गुंडे, याद रखिए। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अमेरिका की गुंडागर्दी का हिंदुस्तान कनेक्शन। आइए जानते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर की गई इस गुंडागर्दी का हिंदुस्तान कनेक्शन क्या है। पार्लियामेंट में अमेरिका की राष्ट्रवाद का नारा देते हुए गुंडे चढ़ गए। आपको याद होगा कि कुछ गुंडे राजस्थान की कोर्ट में भगवा झंडा लेकर ऊपर चढ़ गए थे और झंडा लगा दिया था। कैसे किसी भी कलर का झंडा हिंदुस्तान की अदालतों में लग सकता है? तिरंगा है, सर्वोपरि है। और याद करिए कि आज से लगभग 28 साल पहले अयोध्या के अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को, कंसिडरेशन को, हलफनामे को ताक पर रखते हुए वो लोग वहां जाकर के बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ करके उन्होंने भारत के लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था पुलिस के सामने। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लोग हैं कि आपको हिंदुस्तान में रहना होगा तो मोदी मोदी कहना होगा। अगर आप मोदी सरकार से सवाल करेंगे तो आप देशभक्त नहीं हैं। अगर जेएनयू के स्टूडेंट सवाल करेंगे तो वो टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। अगर किसान सवाल करेंगे अपने अधिकारों का तो वो खालिस्तानी है। अगर सीए को लेकर के तमाम नागरिक उस जो कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है उस कानून पर सरकार से सवाल करेंगे तो वो पाकिस्तानी है। और अगर आदिवासी, दलित और पिछड़े अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे तो वो नक्सली है। तो ये पूरा मिजाज बना दिया कि देशभक्त वही होगा जो नरेंद्र मोदी जी के सही और गलत दोनों फैसलों पर उनकी तायीद करेगा, हिमायत करेगा। यह देशभक्ति और राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद वो है जो राष्ट्र के प्रधानमंत्री पर, राष्ट्र के राष्ट्रपति पर या उन तमाम लोगों पर जो डिसीजन टेकिंग पीपल्स हैं उन पर भी सवाल करे अगर वो गलत फैसले करते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। विपक्ष को देशद्रोही बता देना लोकतंत्र नहीं है। ये वही है जो ट्रंप के समर्थक कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है 2024 में नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों को समझाएंगे कि ऐसा न करना जब सरकार चली जाए, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने किया। कश्मीर के तमाम नेताओं को बंद कर देना, ये इस बात का इस तरफ प्रमाण भी है। तमाम विपक्षी दलों को एक तरीके से तहस नहस कर देना। सीबीआई और ईडी सिर्फ और सिर्फ जो लोग सत्ता में नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करके ये बात बता रही है कि ये किसी के इशारे पर कराया जा रहा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और हिंदुस्तान के अंदर ये सोच, ये सिखों का जो कत्लेआम था, ये उसी एक्सट्रीमिज्म का सबूत था। 2002 के दंगे और जितने भी दंगे इस देश में हुए वो तमाम उस एक्सट्रीमिज्म का था और उसका प्रयोग राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों की हत्या करने के लिए कुछ लोगों ने किया था। हिंदुस्तान की खूबसूरती को बचाना है। हम सबको मिलकर यह संकल्प लेना है कि ऐसी सरकार जो आवाज उठाने पर देशद्रोही बता दे, गद्दार बता दे, किसान को खालिस्तानी बता दे, आदिवासी, दलित और पिछड़ों को
नक्सली बता दे, छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग बता दे, तो याद रखिए वो सरकार राष्ट्रवादी नहीं हो सकती जो राष्ट्र की 60% जनता को देशद्रोही साबित करने में लग जाए तो सवाल पूछना पड़ेगा।